अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। ख्वाजा साहब, टू बिगिन विद, अब आप शोबा तो हेल्थ का आपका था, आपने बड़ी मेहनत भी की यहाँ पे। अगर आपके पास अभी हेल्थ होती तो मौजूदा सूरत हाल से क्या डिफरेंट होता? जो मौजूदा हुकूमत ने इकदाम किए हैं, क्या ये काफ़ी हैं? मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश कहाँ पे है? भाई मेरे इस पे ना बहुत ज़्यादा सवालात हैं। एक पॉलिटिशियन की हैसियत से ज़ाहिर है मैं बात तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और जो 7 साल मैंने हेल्थ में गुजारे हैं और ख़ास तौर पे 2 ऐसे इश्यूज़ थे वायरस के हवाले से। एक डेंगू पे जो 7 साल मैंने काम किया, और शहबाज साहब की क़यादत में मैंने 7 साल, अल्लाह ताला का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है कि अपने हज़ारों लोगों के साथ मिलकर मैंने पंजाब में इसको मैनेज किया, और उसकी पाकिस्तान से बाहर भी लोग तारीफ़ करते हैं। दूसरा पोलियो वायरस का बहुत बड़ा इशू था जिसको हमने पंजाब में ज़ीरो किया था, जो फिर रीमर्ज कर गया है। जब मैं कोरोना पे बात करता हूँ एक पॉलिटिशियन की हैसियत से, या किसी हद तक आप कह सकते हैं जो मैंने इस फील्ड में काम किया, तो मेरे हुकूमत में बहुत से सवाल आते हैं, और ये वो बातें हैं जो असेंबली के फोरम पे मीडिया के ज़रिए हमने बार बार की है, लेकिन हुकूमत के इस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मौजूदा वज़ीर आज़म है बहरहाल इमरान खान साहब, उनके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर है उनको इस सारे मामले को लीड करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो पहले दिन से खुद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, और लॉकडाउन के मामले पे उन्होंने कभी जुज़बी कभी स्मार्ट, और फिर जो लॉकडाउन भी किया गया मार्च अप्रैल में, वो बेहतर नहीं था, उसमें नज़र नहीं था, और सबको पता था कि महीने डेढ़ के बाद जो कारोबारी हजरात हैं, जो हमारे ताजर भाई हैं, जो हमारा मजदूर है, और जो मुल्क की मईशत है 1.5 साल से जिस लेवल पे जा रही है, इश्यूज आएंगे। हुकूमत का काम अच्छा ख्वाजा साहब, इस पॉइंट पे पहले समझना होता है। जी, इस पॉइंट पे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उनकी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, वो तो लॉकडाउन करना ही नहीं चाह रहे थे, सिंध ने कर दिया, बाकी सूबों ने कर दिया। वो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा क्लियर था, कंफ्यूजन नहीं थी, बल्कि वो स्टेटमेंट आ रही है कि पूरी दुनिया हमें फॉलो कर रही है। देखिए, पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में बीमारी बिल्कुल आती है, मैं ये मानता हूं, लेकिन हर मुल्क के जो लोकल इश्यूज हैं उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। आप एग्जैक्ट बरतानिया अमेरिका का जो पैटर्न है हेल्थ में बिलखसूस, वो उसको स्टैंप नहीं कर सकते। आपको चीज़ों को अपने मुल्क की लोगों की नेचर, लोगों का जो एटीट्यूड है, जो आपके पास वसाइल हैं, जो आपके पास बजट है, जो आपके महकमों का नज़ो ज़ब्त है, उसके मुताबिक आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। यही हुकूमत का प्रोफेशनलिज्म होता है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले लॉकडाउन में बहुत कंफ्यूजन का मुजाहरा किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू टेस्टिंग है। टेस्टिंग जब आपने शुरू की तो उसके दायराकार को वसी करने में गैर जरूरी ताखीर जानबूझ के की गई। यह बात मैं पहले नहीं करता था, लेकिन जब बार बार मीडिया एंकर्स ने, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ने, अपोजिशन ने इसकी निशानदेही की, और उसके बावजूद टेस्टिंग क्राइटेरिया को नहीं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं जब बात करता हूं तो मैं उसके साथ सोल्यूशन भी पेश करता हूं, और मैंने बार बार कहा कि आप किट्स स्टैंडर्ड की रिपोर्ट करें। आपने जो पहले किट्स इस्तेमाल करी उनकी एफिकेसी पे एक सवाल था, उसका एक चैलेंज था। सब स्टैंडर्ड किट्स आपने क्योंकि आपने टाइम पे उनको प्रोक्योर नहीं किया, और आप अगर अच्छी किट्स मंगवाते और प्राइवेट जो लैब्स थी उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते और सरकारी अस्पताल से उसको रिकमेंड करते, तो वही टेस्ट जो 8-9 हज़ार का होता है, या तो फ्री कर सकते थे, या वही जो प्राइवेट लैब्स हैं वो उस टेस्ट को 2-2.5 हज़ार पे ला सकती थी। तो बार बार कहने के बावजूद ना सरकारी अस्पतालों में आपने जो फ्री टेस्ट था खरीद के लिए उसको बेहतर किया, ना मीडियोकर अपर मीडियोकर के लिए जो प्राइवेट लैब्स थी उनसे बैठ के बात की, और वो टेस्ट जो 8-9 हज़ार का है। अब अगर किसी घर में, चूंकि मैं खुद कोविड सर्वाइवर हूं और मेरे अपनी फैमिली में कोविड था, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई 12 दिन, तो एक एक स्टेप जो हुकूमत ने गलतियां की हैं मैंने उसको खुद फेस किया है। तो टेस्टिंग क्राइटेरिया में जानबूझ के ताखीर की गई, और डिले इसलिए किया गया कि मरीजों की तादाद कम सामने आए, जो कि एक जहर कातिल है, इस वजह से कि जब तक डाटा आपके सामने ठीक नहीं आएगा तो डाटा के बगैर आप लॉकडाउन कैसे कर सकते हैं। जब डाटा आपके पास एग्जैक्ट होगा कि किस शहर के किस मोहल्ले किस गली से कितने पेशेंट आ रहे हैं, तो आपको फैसला करने में आसानी होगी। दूसरा, पीपीईज जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जिनको प्रोटेक्शन गियर भी कहते हैं, जो हिफाजती लिबास है, बार बार मीडिया एंकर्स ने कहा, बार बार हमने कहा कि आप अस्पताल के सारे अमले को दें, क्योंकि एक बंदा हार्ट अटैक से आता है या ट्रॉमा से आता है या किसी वजह से आता है, वो अगर कोरोना पॉजिटिव है डॉक्टर को नहीं पता रहा। आप देखें डॉक्टरों की शहादतें हुई, नर्सों की शहादतें हुई, पैरामेडिकल बीमार हुए, और डॉक्टर्स में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो कम हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद तो हम डॉक्टर पे बेस कर रहे हैं। जब डॉक्टर कम्युनिटी में एक कोई बदएतमादी आएगी तो इलाज मुआवजा सिर्फ कोरोना का नहीं, तमाम इलाज मुआवजा जो है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन हुकूमत ने पीपीईज भी इंतहाई कम मिकदार में दी, और आज तक वो अपने स्टैंड पे खड़े हैं। और आप यकीन करें कि हम खुद हुकूमत में रहे हैं, जब मीडिया को बात करता था, पब्लिक बात करती थी, कोई प्रोटेस्ट होता था तो हम परेशान होते थे, हमसे पूछगिछ की जाती थी। मगर ये एक ऐसी हुकूमत है कि इनके मुंह पे 12 स्पीकर साहब के सामने, वजीर आला साहब के सामने, इनके तमाम मिनिस्टर के सामने ये तमाम बातें की गई हैं, मगर इस पे कोई
कान नहीं धरा गया। साहब, इसी पीपीएस में के जो बाद मरीज- क्वारंटीन सेंटर्स को अगर आप देखें जी, इसी में मरीज भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि जब मरीज जाते कहते हैं पहले आप कोरोना टेस्ट करवाएं, पहले अपना रिपोर्ट करें, एक दिन डिले हो जाते हैं, टेस्ट नहीं हो रहे, रिपोर्ट्स नहीं हो रहे, क्योंकि हॉस्पिटल्स वाले भी घबरा रहे हैं। और दूसरा टेस्टिंग वाली बात, तो अब पिछले 6 दिन से टेस्टिंग हर रोज कम हो रही है, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल केसेस भी कम हो रहे हैं और फिगर्स भी चेंज हो रहे हैं। बात तो आपकी ठीक है इसमें। मैं आपको एक और बात इसमें कहना चाहूंगा कि जो टेस्टिंग है उसमें खासतौर पे गैर जरूरी डिले किया जाता है। यकीन करें ओवरसीज जो पाकिस्तानी आते हैं उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या वो क्वारंटीन सेंटर में जाएं या होटल जो नोटिफाइड है वहां पे अपने पैसों पर रहें। अब टेस्ट उनको दूसरे दिन मिल जाना चाहिए। सर 8-8 दिन लोग रो पड़े हैं वहां पे कैदों के होटलों में, लेकिन उनको टेस्ट जो था उसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया गया। क्वारंटीन सेंटर की सूरत देखें, अरबों रुपए उन पे लगा दिया गया। आपके पास प्रपोजल मौजूद थी, आप 5-6 हजार जो पंजाब में या पाकिस्तान के और सूबे में जो प्राइवेट अस्पतालों के अटैच अस्पताल हैं उनके बेड हायर कर सकते थे। पीएमडीसी के रूल के मुताबिक सर्विसेज मुहैया करना उनकी जिम्मेदारी है। रेडियोलॉजी दवाई जो थी उसको हुकूमत सपोर्ट कर दी और कोऑर्डिनेशन बनाते तो आपके पूरे पूल में जो सरकारी पूल था उसमें 5 से 6 हजार बेड सिर्फ पंजाब में, यही सिंध में कर सकते थे, यही केपीके में कर सकते थे, बलूचिस्तान गिलगित कश्मीर में आप कर सकते थे। आपने इस पर कोई काम नहीं किया। 2 पॉइंट्स बहुत हैं जिनमें मैंने हमेशा बात की है। एक प्लाज्मा बहुत बड़ा इशू है। जो कोविड सर्वाइवर है मेरे समेत, मैंने खुद अपना ब्लड जो है वो एज ए डोनर अपने आपको रजिस्टर करवाया है। यूनिवर्सिटी एंड साइंसेज लाहौर की मैं बात कर रहा हूं और बाकी सूबे बाकी शहरों में भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं या अच्छे अदारे हैं वो इस पर फ्री काम कर रहे हैं। प्लाज्मा के लिए आप यकीन करें फवाद भाई, फकीरों वाला हाल हुआ है। प्लाज्मा लोग ढूंढते हैं, प्लाज्मा नहीं मिलता। जितने कोविड सर्वाइवर हैं हुकूमत को चाहिए था उनकी लिस्ट बनाते, उनको मोटिवेट करते, अखबार टीवी में इश्तारात देते और वो अदारे जो मुखैर अदारे जो अच्छा काम कर रहे थे उनके साथ मिलकर लोगों को प्लाज्मा की सहूलत देते। एक्टेम्बरा और रेमडेसिविर ये 2 वो टीके हैं जो नापीद हैं। आप यकीन करें मैं खुद इनको ढूंढता हूं। एक्टेम्बरा बहुत कम तादाद में मिलता है, ताल्लुक की बुनियाद पर मिलता है और कई गुना कीमत में मिलता है। चाहिए तो ये था कि आप एयरलिफ्ट कराते और अपने एम्बेसडर को कहते जिस मुल्क को ये बंद रहा था और वहां से भारी लॉट को आके मार्केट में सप्लाई करते। रेमडेसिविर की सूरत यह है कि बांग्लादेश ने 4 माह पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में ड्रैब और हमारी जो पीपीएम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो 3 माह से इस पे काम कर रहे हैं। मैं यकीन करें अथॉरिटी के लोगों ने भी इसमें बेहतर काम किया, पीपीएम ने पूरा सपोर्ट किया, मगर डॉक्टर जफरुल्लाह जो एडवाइजर हैं और उसके साथ इमरान खान साहब तो वजीर सेहत भी हैं क्योंकि उनके पास महकमा वजारत का इमरान खान, ये दोनों शख्स इस बात के जवाब दे हैं कि 3 माह के बाद जाके 1 माह कीमत का तय नहीं किया गया, अब जाके उनको ग्रीन सिग्नल मिला फैक्ट्री को और अभी भी जुलाई में जाके। और आप यकीन करें एक टीके का कोर्स के लिए मैं खुद अपनी मदर इन लॉ के लिए ढूंढता रहा हूं 4 दिन, और जब मुझे वो इंजेक्शन मिला, हर जगह मेरा एक ताल्लुक है, तो उस वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की है। तो ओवरऑल कोविड में मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की इंतहाई नाकाम पॉलिसी है। और अगर आप एक चीज का और गौर करें, 2011 में जो डेंगू आउटब्रेक हुआ था, शहबाज और हम जो थे हम अस्पतालों में फिरते थे अपने लोगों के साथ। मुझे बताएं किसी जगह पे इमरान खान साहब, डॉक्टर जफरुल्लाह साहब, बुजदार साहब या यास्मीन बीबी जो है या कोई मिनिस्टर जो है आपको पब्लिक में नजर आया है? मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूं, आपको रिस्क के साथ काम करता है, मीटिंगें करके घरों में बैठ के डर के सियासत नहीं की जाती, सियासत जुर्रत से की जाती है। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, हुकूमत की यही जिम्मेदारी होती है। अगर आप लोगों के पास जाएं, क्वारंटीन सेंटर का विजिट करें, अस्पतालों का विजिट करें, तो लोगों में एक एतमाद आएगा, डॉक्टर नर्सिस में एक एतमाद आएगा। वो एतमाद अब मुल्क में नजर नहीं आता। और खुद अगर आप देखें इमरान खान साहब को, तो हर उस जगह पे, अभी पीछे एक मीटिंग में गए, फौजी क़यादत साथ थी, सारी फौजी क़यादत ने मास्क पहना हुआ था, वो एक नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे थे, खान साहब ने मास्क नहीं पहना था। कल अभी टाइगर फोर्स के बच्चों को मिल रहे थे, और कल भी नहीं, आप यकीन करें कल मैंने देखा है, कल भी नहीं पहना हुआ था। अभी बात यह है कि आपको एक मैसेज देना है, वो जहरल आप किस किस्म के भी वज़ीर आज़म है, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैं, लोगों ने आपको देखना है। जब आपको देखना है तो आप लोगों को तलकीन कर रहे हैं, पहले खुद तो उस पर अमल करें आप। अच्छा ख्वाजा साहब, क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कोविड का आपने भी सामना किया, लड़ाई की, उस पर जीते भी और लॉस भी हुआ आपकी फैमिली में। अब कंक्रीट यानी स्टेप्स अगर हम लोग लिस्ट डाउन करें 1 2 3 क्या करना चाहिए, सोल्यूशन की बात आप करते हैं कि कौम का, क्योंकि सवाल है पेंडेमिक है, ख़त्म नहीं हो रहा कोरोना कहीं भी, कोविड इज़ हेयर टू स्टे, तो हमें अब क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पर ताकि एक अच्छा मशवरा भी हो जाए, सोल्यूशन? सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उसका जो उनका टेक्निकल ग्रुप है उसमें एपिडेमोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट और जो डाटा एनालिस्ट हैं उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। जो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स हैं, हीरोज़ हैं पाकिस्तान के, अपनी जानें दी हैं, वो ज़ाहिर है क्यूरेटिव पार्ट में हैं, उन्होंने इलाज मुआवजा करना है। प्रिवेंटिव पार्ट जो है उसका ताल्लुक उन लोगों से है जिनका मैंने जिक्र किया है। और जो आपको डाटा है उसको बेहतर करें, टेस्टिंग क्राइटेरिया को वसी करें। वसी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस शहर, किस गली में कितने मरीज आ रहे हैं, और लॉकडाउन का फैसला करने में आपको आसानी होगी। जो प्रोटेक्शन गियर्स हैं वो भारी तादाद
तादाद में डॉक्टर, नर्सिस और पब्लिक स्पेशलिस्ट को मुहैया करें ताकि उनमें तहफ़्फ़ुज़ आए। उनके जो अलाउंसेस आपने अनाउंस किए हैं वो अलाउंस उनको दें ताकि वो एक बेहतर और एतमाद से काम कर सकें, क्वारंटीन सेंटर की सूरत हाल को बेहतर करें। जो इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है उनको अवेलेबल करें। प्लाज्मा के लिए मोटिवेशनल कैंपेन चलाएं। पाकिस्तान एक अजीम कौम है जो कोविड सर्वाइवर्स हैं, जब गवर्नमेंट उनसे रजू करेगी आप टीचर्स को हायर कर सकते हैं। बलदियाती इदारे तो जो आपने तोड़ दिए हैं, और टाइगर फोर्स को लगा दें, लोगों को उस काम पे लगाएं, अपने वर्कर्स को, जो एक पॉजिटिव काम है और ये एक ऐसा काम है कि इसमें अपोजिशन भी आपका साथ देगी। तो अगर हुकूमत चाहे तो मेहनत करके, क्योंकि ये एक वॉर है, आप वायरस से जंग लड़ रहे हैं, सारे प्रैक्टिकल हैं, उसमें करने में कोई यानी सच नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और जो गवर्नेंस है वो आते हैं। अब इसी में गवर्नेंस के इशू पे हम आ जाते हैं ख्वाजा साहब। कल वाला जो पेट्रोल प्राइसेस का जो इशू है, आज कौमी असम्बली में आपकी लीडरशिप ने भी, अपोजिशन ने भी, और जो आम पब्लिक है बहुत ज़्यादा आउट रहा है पेट्रोल प्राइसेस में। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि अभी भी पूरे रीजन में सबसे कम है, ये मजबूरी थी जिसके तहत इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं, लेकिन 25 रुपये का जो इजाफा है, तारीख में ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं मिलती। फादी गुजारिश ये है कि खान साहब की जितनी भी तकारीर हैं पिछली, और मीडिया में मैं समझता हूँ इसमें बड़ा एक लोगों को अवेयरनेस दी है उनकी तकारीर उस वक्त की और आज की, तो उसमें एक तो कॉल ऑफ फेल में बहुत बड़ा तजाद है। पेट्रोल की जो कीमत है वो लोगों पे एक, मैं समझता हूँ कि महंगाई का बहुत बड़ा बम गिराया गया है। दवाइयाँ महंगी, मईशत की जो सूरत हाल है, चीनी की सूरत हाल देख लें, आटे की सूरत हाल देख लें, गैस, हर चीज़ की लोड शेडिंग फिर शुरू हो चुकी है क्योंकि 2 साल से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा। और कल तो इन्होंने एक बजट के दौरान ही मिनी बजट आ गया, और हर महीने अल्लाह ना करे, क्योंकि देखें मुल्क की जो सूरत हाल है, जो मैंने 2 दिन पहले असेंबली में स्पीच की है, मेरी कोई 35 मिनट की तकरीर थी जो मैंने कट मोशन हेल्थ पे की है, और मैंने उस पर पूरा पोस्टमार्टम किया वफाकी और सूबाई हुकूमत का। और मैं आपको एक मिनट बताना चाहूंगा कि इस वक्त सूरत हाल है कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 है उसका इनका टारगेट था 5,500 अरब का एफपीआर का। एफपीआर को लीड जो कर रहे हैं वो ज़ाहिर एफबीए के चेयरमैन है हफीज शेख साहब, उसको करते हैं, लेकिन हफीज शेख एडवाइजर है। मैं फिर कहूंगा ये वफाकी वजारत इमरान खान साहब के पास है, तो जवाब दे इसके बराह रास्त बतौर वफाकी वजीर खजाना के इमरान खान साहब है। 5500 अरब के टारगेट में 3500 अरब इनसे इकट्ठा हुआ, 2000 अरब का शॉर्टफॉल है। सिंध वाले जो शोर मचा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक शोर मचा रहे हैं, पंजाब को 400 अरब का हिस्सा कम मिला है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो कोविड का मामला हो, हेल्थ हो, वो महंगाई हो, वो ज़रात हो, वो एजुकेशन हो, वहां पे जितनी भी पिछले साल में 19-20 में जो पैसे अनाउंस किए गए थे एडीबी बुक में, उससे आधे भी नहीं दिए गए। और मैंने एक एक स्कीम निकाली हेल्थ की, 35 मिनट में एक एक शहर पंजाब का मैंने डिस्कस किया, और मैंने बताया है कि 50 करोड़ अनाउंस किया, दिया 5 करोड़, 1 अरब अनाउंस किया, दिया 10 करोड़। तो ये माली फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की। और मैं बताऊं कि 2 साल गुजर चुके हैं, तीसरा साल का फाइनेंशियल ईयर है, अभी रेमिटेंस का इशू आएगा, एक्सपोर्ट हमारी कंप्रोमाइज होगी, बेरोजगारी हमारी बढ़ चुकी है। लेकिन तो मुल्क की सूरत हाल जो है वो गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि पिछला 30 साल हुकूमत जिस पार्टी की रही है उसको देखें, पीएमएलएन ने बिला शिरकत गैरे यानी 2/3 अक्सरियत के साथ पंजाब पे हुक्मरानी की। तो हेल्थ का सिस्टम अगर नहीं है तो उनसे पूछें, तो इसका क्या जवाब है? इसका बड़ा वाज़ेह जवाब है। अगर आप पंजाब की बात करें और किसी तरह मेरे साथ प्रोग्राम करें और मुझसे बिल्कुल सवाल करना बनता है, मेरा जवाब देना बनता है, तो मैं कंपैरिजन कर दूंगा बाकी सूबों का। 7 साल जो केपी की उनकी हुकूमत रही है, कंपैरिजन विद पंजाब, तो पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट को, एक डिवीजन को हम डिस्कस करेंगे, अटक से रहीमयार खां तक, और हम बताएंगे कि हमने कितने नए अस्पताल बनाए, मेडिकल एजुकेशन में क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या किया, प्रिवेंटिव पार्ट पे क्या किया और क्रिएटिव पार्ट पे क्या किया। मैं ये बताना चाहूंगा कि मौजूदा हुकूमत ने जो हमारा 17-18 का 50 अरब से जायद का बजट था, आज 2 साल की महंगाई और कीमत देखें आप डॉलर की कहां पहुंच गई है, क्योंकि इसमें इंपोर्ट आइटम्स भी होती हैं। लोगों की तनख्वाहें इस साल तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन तनख्वाहें हर साल बढ़ती हैं। तो 33 अरब का बजट है पंजाब का, यानी कहां 50 अरब से जायद और कहां 33 अरब का। तो बजट जो बढ़ाना चाहिए वो तो 30 से 40% कम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन कीमत बढ़ चुकी है, दवाइयों की कीमत बढ़ चुकी है। तो ये तमाम चीजें जो हम डालते हैं, तो पर कैपिटा जो हेल्थ पे हम खर्च कर रहे थे, इस वक्त जो हुकूमत खर्च कर रही है तरीके इंसाफ की, वो उससे बहुत कम है। अच्छा ख्वाजा साहब, अपोजिशन पे एक और ब्लेम भी आता है कि देखें अपोजिशन ने प्रेशर डालना होता है गवर्नमेंट पे। आप लोग बहैसियत अपोजिशन मुतहद नहीं है, आपस में ग्रुपिंग्स हैं, सियासत सही तरह नहीं हो रही, टारगेटेड नहीं हो रही, जो अवाम को मोबिलाइज करना है वो अपोजिशन नहीं कर रही। यानी हुकूमत कहती है हमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है, अपोजिशन की तरफ से कोई थ्रेट ही नहीं है उनके लिए। ख्वाजा साहब आपके भाई जो है ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने भी बात की, ख्वाजा आसिफ ने भी बात की कि जी हमें अब ऑप्शन कह रहे हैं लेकिन हम लोग तैयार नहीं हैं, कि ऑप्शन लेने के लिए हम तैयार नहीं है। तो फिर अपोजिशन क्या कर रही है फिर? देखिए सर, अपोजिशन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और इंतकामी कार्रवाइयों का एक लामतनाही सिलसिला है। मैं और मेरे भाई ने भी जेल काटी है, और अब तक जितने भी लोग हमारे अंदर गए हैं
सारी अपोजिशन के, हम दोनों भाइयों की सबसे तवील जेल है 16 माह की, और अल्लाह का शुक्र हमें मुअज़्ज़ज़ अदालत से इंसाफ मिला। लेकिन वो भी साथ साथ चाह रहा है, लेकिन हर फोरम पे, चाहे वो कोई जुलूस हो, वो असेंबली का फोरम हो, सबसे अफसोसनाक बात है कि हुकूमत पे जो भी आप बात कर लें, जो भी कोई प्रपोजल दे दे, और सिर्फ हम लोग नहीं, मीडिया भी इस पे बेशुमार बात कर रहा है, कोरोना हो, महंगाई हो, वो किसी की बात सुनने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि मैं ही अकेले कुल हूं और जो मैं कर रहा हूं मैं दुरुस्त कर रहा हूं, लेकिन उनका हर जो कदम है वो उनकी खराबी की तरफ जा रहा है। और उनकी खराबी, अल्लाह ना करे मैं किसी के लिए बददुआ करूं, लेकिन असल खराबी मुल्क की है, लोगों की है। मुल्क खराबी की तरफ जा रहा है, मईशत तबाह हो चुकी है। जब वो पिछले दौर की बात करते हैं तो जीडीपी देखें 5.8 से बेहतर था, आज हम माइनस में जा चुके हैं। तो ये सारी वो रेवेन्यू कलेक्शन हमारी उनसे बहुत बेहतर थी, वो डिफरेंट फिगर्स वो कोट करते हैं, वो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, वो एक्सपोर्ट्स की फिगर की बात करते हैं, यानी दोनों सिलेक्टिव आप लोग फिगर ले रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे का जरा बात करना चाहूंगा कि अब पीटीआई में फवाद चौधरी की स्टेटमेंट आ गई, बैक बेंचर्स राजा रेहाज वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो इत्तेहादी है वो नाराज़ हैं, बीएनपी मैंगल है उनकी भी अलग स्टेटमेंट आ गई है। तो क्या ये आपको गवर्नमेंट में शिकस्त तो रीखता है, या ये एक तरह से एक हर पार्टी में होता है? आपका एज अपोजिशन, एज ए सियासतदान, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट का क्या इस पर तज्जिया है? फिर PMLQ से आपकी भी मुलाकात हुई थी, आप और ख्वाजा साद रफीक दोनों गए थे, तो वहाँ पे भी कुछ हो सकता है आप लोग, यानी कोई पंजाब की हद तक या कोई अलायंस या कोई चीज़ें जो माजी के गिले शिकवे दूर हो सकते हैं? एक तो हर जमात में कहीं ना कहीं ग्रुपिंग तो होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ चूँकि हुकूमत पे है तो उनकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, और हुकूमत की उन पर जिम्मेदारी भी है, और जो मुल्क के सूरत हाल है उस पर उनको अपनी जमात को इकट्ठा रखना, ये इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है, जिसमें वो काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कोई भी वफाकी वज़ीर हो, सूबाई वज़ीर हो, या हम लोग भी हों, जमात की बात जमात के अंदर रहनी चाहिए। जब आप जमात की बात बाहर करेंगे तो पब्लिक होगी, फिर उस पर बहस शुरू होगी और उसका नुकसान होगा। और जो इससे तहरीक इंसाफ की ग्रुपिंग है, उससे तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुल्क की जो अमूर रियासत के जो मामलात हैं उसमें अवाम को और मुल्क को नुकसान हो रहा है। दूसरा जो आपने भाई बात की है, जो चोई परवेज़ इलाही साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, बुनियादी तौर पे हम दोनों भाई एक ज़ाती तौर पे उनका शुक्रिया अदा करने गए थे। मैं चूंकि जेल में था, प्रोडक्शन ऑर्डर का कानून मौजूद नहीं था पंजाब असेंबली में, और स्पीकर साहब ने तमाम जमातों से मिलकर, और उसमें तमाम जमातों का बताता हूँ कि बड़ा मुस्बत किरदार था, उसमें कानून साजी की जिसका मेरे बाद PTA के लोगों को भी फायदा हुआ। तो एक बेसिकली एक शुक्रिया अदा करने हम गए थे, एक अच्छी रवायत के तौर पर। लेकिन वहाँ पर सियासत पर एक हद तक बात तो हुई, लेकिन वो बात ओवरऑल और जनरल बात थी। ज्यादातर बात जो थी वो हमारी जाती थी, उस घराने से हमारा ताल्लुक था, लेकिन एक गैप था 15-20 साल का। ज़ाहिर है हम नून में रहे थे, वो दूसरी तरफ चले गए थे, तो एक आपस में एक अच्छी मुलाकात थी। लेकिन उसका इस हवाले से कि नून या काफ का कोई इत्तेहाद होगा, उस हवाले से वहां पे हमारी कोई बात नहीं हुई। दूसरा, साद रफीक साहब ने भी कहा था कि जी लीडरशिप या यहाँ पे होती है या लंदन में होती है, यानी वज़ीर आज़म हाउस में होती है या लंदन में, वो भी स्टेटमेंट, उस पर भी लोग मानी तलाश कर रहे थे। ज़ाहिर बात है आप मिलकर ही फैसला करेंगे जो भी चीज़ है, तो उसका भी बता दें। और साथ साथ सिर्फ आपने कहा ना कि हुकूमत में तो वज़ीर आज़म का काम है, तो चौधरी निसार जब थे तो वो भी वज़ीर आज़म का काम था, जब वज़रा आपस में बातचीत नहीं करते थे वो भी उस वक्त वज़ीर आज़म का काम था। इन दोनों पर ज़रा कॉमेंट। चोई निसार वाले मामले में, चोई निसार साहब हमारे एक सीनियर रहे हैं, उस मामले में काफ़ी लोगों ने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो नहीं उसका। पार्टियों में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हो जाते हैं, और नज़र के हवाले का मामला हो या एक पुरानी कुर्बत का वाला हो, मामलात को बैठ के हल करना चाहिए। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसका एक नुकसान हमें हुआ, लेकिन उसमें बाज़ लोगों ने कोशिश भी की। अभी आपकी जो जमात है उसकी लीडरशिप नवाज शरीफ है या लीडर शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है? यहाँ पे भी धड़ेबंदों की बात हो रही है, धड़ेबंदियों की बात हो रही है, तो लीडरशिप किसके पास है? हु इज़ द लीडर आप लोगों का जो लीड करेगा आपको? मैं आपको अब बिल्कुल अर्ज़ करता हूँ सर, देखिए लीडर तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं। मैंने तो शहबाज साहब के साथ काम किया कई साल, और मैंने उनसे सीखा भी है, लेकिन लीडरशिप सुप्रीम लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, और जो मियाँ नवाज शरीफ ना हो तो उनके बाद शहबाज साहब भी लीड करते हैं उसके बाद, और फिर जमात में ज़्यादा दीगर लोग भी मौजूद हैं, मरियम बहन है, हमजा भाई हैं, शाहिद खकान है, हसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसफ हैं, सीनियर लोग हैं। तो जमात का एक तरीक़ाकार मौजूद है, सोच बासकत अपनी अपनी ज़रूरत होती है, लेकिन जब एक फैसला हो जाए कंसेंसस से तो फिर सब उस पर चलते हैं। तो सुप्रीम लीडर मियाँ नवाज शरीफ हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो शहबाज साहब उसको लीड कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो बीमार हैं, और उनके घर एक उनकी बीवी का भी वाक़या हुआ था, तो फिलहाल तो अपने इलाज मुआलजे को उन्होंने फोकस किया हुआ है। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और पाकिस्तान वापस आए, तो ज़ाहिर है फिर क़यादत भी हम नवाज शरीफ ही करेंगे। जी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बड़े अरसे के बाद आपने TV पे अपीयरेंस भी की, हमारे में भी आए।